हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो लेक्चर है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री से रहेगा। इसके अंदर मैं आपको 1995 से लेकर 2020 तक जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम में पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं आपको कवर करवाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये जो वीडियो आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगी। तो कोई भी डाउट आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियोस के पार्ट आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट वो भी आप देख सकते हो। चलिए लेक्चर को जल्दी से शुरू करते हैं। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या फिर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। तो जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसके जो है कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो बंगाल की खाड़ी के अंदर समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा किसने बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। याद रखेंगे। वास्को डी गामा 1498 सबसे पहले पुलिकट लेक पे उतरा था। और जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो किन्होंने चलाई थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये भी पुर्तगालियों ने चलाई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रयोग किनके किनके लेखों में किया जाता था? तो यहाँ पर मोडी लिपि के बारे में पूछा गया। तो मोडी लिपि का प्रयोग किन लेखों में किया जाता था? तो उनका प्रयोग मराठों के जो लेख थे उसके अंदर किया जाता था। मोडी लिपि मराठों से रिलेटेड है, याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए। ये हमारा एक इंडिया का मैप दे रखा है। यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है। पूछा गया है ये 4 पॉइंट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 से अंकित स्थान कर्म शक्ति केंद्र थे। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ या भोसले। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से पॉइंट 1 2 3 4 ये पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। तो याद रखेंगे सिंधिया कहाँ पर है? सिंधिया है ग्वालियर में, यहाँ पर एमपी के अंदर। ये सिंधिया ग्वालियर है। नंबर 2 यहाँ पर है होलकर, याद रखेंगे ये इंदौर के अंदर है। नंबर 3 है गायकवाड़ जो कि बड़ौदा गुजरात में है, याद रखेंगे गायकवाड़ बड़ौदा गुजरात। और सबसे लास्ट है भोसले जो नागपुर के अंदर है। फिर से याद रखिए सिंधिया कहाँ पर है? ये ग्वालियर, उज्जैन। उज्जैन और ग्वालियर दोनों ही जगह ये नॉमिनेट किए जाते हैं। सिंधिया कहाँ के हैं? सिंधिया उज्जैन और ग्वालियर। नेक्स्ट है होलकर। होलकर कहाँ से है? होलकर इंदौर से। गायकवाड़, गायकवाड़ कहाँ से है? बड़ौदा गुजरात। और नेक्स्ट है भोसले, ये कहाँ से है? नागपुर महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे 4 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वोंडिवाश का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, जलियांवाला बाग, डलहौजी विरुद्ध मराठे, खेड़ा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 4। यहाँ पर ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा सही है, तो बाकी 3 गलत है, हमें सिर्फ एक है। तो जो वोंडिवाश का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस और अंग्रेजों का युद्ध था जो वोंडिवाश का युद्ध हुआ था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि वोंडिवाश का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे ये 22 जनवरी 1760, वैसे 1760 है, याद रखें। वोंडिवाश का युद्ध 1760 में हुआ था। और इस समय जो है कर्नाटक युद्ध चल रहे थे। कर्नाटक युद्ध के अंदर ही जो वोंडिवाश का युद्ध हुआ था। और इसके बाद फ्रांस की जो सेना, फ्रांस का पतन हो गया था भारत से। और उनको पता चल गया था कि अब भारत में टिकना उनके लिए ज्यादा टाइम तक वो टिक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले किसने किया था? जो जनजातीय लोग थे उनके संबंध में सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले या फिर बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर क्या है? ठक्कर बापा ने सबसे पहले प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के लिए, आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने। याद रखेंगे इसको आप, ठक्कर बापा ने। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले ये सूची 1 है, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, इंडियन गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। तो यहाँ पर देखिए ये सूची 1 थी, अब यहाँ पर सूची 2 है। तो आर्किबाल्ड, पर्सिवल, वोवेल,
विस्काउंट और अर्ल वावेल, जेम्स एंड्रयू, ब्राउन रैमजे, डलहौजी का अर्ल और मार्किरवा, चार्ल्स कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किवेरा, और यहाँ पर जो है गिलबर्ट, जॉन एलियट, मरे, किनमैन, मिंटो का अर्ल, और ये लास्ट ऑप्शन है पांचवा लुइस माउंटबेटन, बर्मा का अर्ल माउंटबेटन। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2, यहाँ पर दो सूचियां दे रखी हैं, सूचियों का यहाँ पर सही मिलान करने के लिए बोला गया है। तो ये जो सारी सूचियां हैं, इसका राइट आंसर है ए, एक तीसरी के साथ मैच कर रहा है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, A3, B2, C4 और D1। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बैक करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसको समझ में आ जाए क्वेश्चन, तो आप यहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित विज्ञापन, ये एक विज्ञापन है, एक एड है, देखिए क्या एड है। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शन बाय मैसर लुमिनेरी ब्रदर्स सिनेमेटोग्राफी, ए फ्यू एग्जीबिशन विल बी गिवन एट वाटसन होटल टू-नाइट। तो ये कुछ अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे एक या दो बार, तो कुछ ये सिनेमा से रिलेटेड है या फिर कुछ बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था। तो ये कब छपा था? ये एक एड है, अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था। कब? 1931 में, 1929, 1921 या फिर 1896। इसका राइट आंसर क्या है? 1896। 1896 के अंदर ये जो अगस्त के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बस फर्क इतना है कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, पूछी सेम चीज जाती है लेकिन किसी दूसरे पैटर्न से उसको घुमा के पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? क्वेश्चन फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क या फिर वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है डुप्ले। ये कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। तो सबसे पहले इसने ही शुरू किया था जो है भू क्षेत्र को अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित युगांतरी चरणों पर ध्यान दीजिए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, एडम की रिपोर्ट, वुड का डिस्पैच। इन युगांतरी चरणों का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पर कालक्रम पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिए, वुड का डिस्पैच 1854, इतना जरूर याद रखिए। उसके बाद जो मेन है, पहले आप क्या करिए उसका ध्यान रखिए, अगर उसके बाद एक आधा नहीं भी पता तो फिर उसका बाद में सोचेंगे क्या है। हिंदू कॉलेज 1817 में बना था, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1858 के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और एडम की रिपोर्ट कब आई थी? तो ये 1835 के अंदर एडम की रिपोर्ट आई थी। तो ये चार है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1858 में, एडम की रिपोर्ट 1835 में आई थी और वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। तो इन युगांतरी चरणों का सही कालक्रम इस प्रकार है। तो देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले एडम की रिपोर्ट थी, उसके बाद सबसे पहले हिंदू कॉलेज की स्थापना 1, उसके बाद फिर एडम की रिपोर्ट 1342। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरह से क्वेश्चन को आंसर आपको करना है। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? राष्ट्रगुप्तार, दुर्गेश नंदिनी, महारथ या फिर निबंधमाला? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दुर्गेश नंदिनी। तो ये 19वीं सदी के अंदर लिखा गया है। लिखा किसने था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो ठगों का दमन किसने किया था? जनरल हेनरी, प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमेन, अलेक्जेंडर बर्न्स पेम्बरटन या कैप्टन रॉबर्ट? फ्रेंड्स जो आंसर होता है मैं आपको बता देता हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, तो दो तरह के आंसर, दो तरीके होते हैं आंसर करने के। एक
क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपके माइंड में है और वो आंसर यहाँ पर पढ़ा भी है। जैसे ये कैप्टन स्लीमैन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ठगों का दमन, बस इतना ही पढ़ा है, उसके बाद मेरे माइंड में आ गया कि इसका राइट आंसर कैप्टन स्लीमैन है। एक तो ये होगा कि ठीक है क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आपके माइंड में था और वही ऑप्शन में पढ़ा, उसको टिक कर दो। अगर दूसरा है कि आपको नहीं पता इसके बारे में, तो उसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शंस को देखिए कि ये नहीं लग रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट ये ठगों के दमन से रिलेटेड नहीं था, तो अब इन दो में एक। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ट्रिक से भी कई बार सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या बोलता हूँ, जो स्टूडेंट्स हमसे कोचिंग ले रहे हैं उनको मैं यही कहता हूँ, या जो हमारी लाइव क्लासेस और कुछ स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने एनरोल किया है हमारे स्टडी मटेरियल या फिर हमारे वीडियो लेक्चर्स में, तो उनको यही बताया जाता है कि आप रिविजन ही इतनी करके जाइए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि आपको पहले प्रीलिम्स क्लियर करना है, उसके बाद आपको मेंस भी तो देना है। तो मेंस के अंदर आपको क्या है, फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं कई बार, तो वहां पर आपको ये तो नहीं भी चार में से एक चूज करना है, तो वहां पर आपको खुद से सारी डेट्स लिखनी पड़ेंगी। तो इसलिए इनको इस तरह से रिवीजन इतनी रिवीजन करके जाइए कि क्वेश्चन पढ़ा और उसका आंसर आपकी आंखों के सामने है। तो ये चीजें आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन दोबारा से आ गया वैसा ही। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब था? 1854 में। नेक्स्ट देखिए मैकाले का मिंट एजुकेशन, ये कब था? मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन या फिर हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन 1822 1882 83 में आया था, सॉरी 1882 और 83 में आया था हंटर कमीशन। मैकाले का मिंट ऑन एजुकेशन 1835 और सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में। तो सबसे बाद में ये आई थी। नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, 2143। अब देख सकते हैं आप लोग 2143। तो अब क्या करना आपको, ये चारों चीजों कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, चाहे A4 साइज शीट ले लीजिए या फिर किसी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए या फिर किसी बुक पे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन कब आया था? 1882-83। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद ही कर लो। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, मोपला विद्रोह, पाबना विद्रोह, एका आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह, केरल, बिहार, बंगाल, अवध। सूची 1 है, यहाँ पर सूची 2 है। याद रखेंगे मोपला विद्रोह किससे रिलेटेड है? मोपला विद्रोह केरल से रिलेटेड है। सही आंसर है इसका मोपला, केरल के मालाबार क्षेत्र में था। ये कब हुआ था? 1921 के अंदर। ये भी याद रखिए मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहां पर? केरल में। प्रमुख नेता कौन थे? अली मुस्लियार। मोपला विद्रोह के प्रमुख नेता थे अली मुस्लियार। दूसरा है पाबना विद्रोह। कहां पर हुआ पाबना विद्रोह? ये हुआ था बंगाल के अंदर। पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1817 में। 1870 के दशक में हुआ था पाबना विद्रोह बंगाल के अंदर। और नेक्स्ट कौन सा है? एका आंदोलन। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश अवध के एक क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर अवध के एक क्षेत्र में कब हुआ था? 1921 से 1922 के आसपास हुआ था ये। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था? ये बिहार के अंदर था। और इसके जो है प्रमुख नेता कौन थे? उनका नाम था बिरसा मुंडा। तो उनके नाम पे रखा गया इस विद्रोह का नाम बिरसा मुंडा। याद रखेंगे ये आप। और ये हुआ था 1899 में। तो अब ये चीजें याद रखनी है। मोबला विद्रोह 1921, पावना विद्रोह 1870, एका आंदोलन 1921-22, बिरसा मुंडा विद्रोह 1899। तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे। तो अब इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। तो आप देख लीजिए राइट आंसर ए बन रहा है। तो अब ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1800, ऑप्शन देखिए, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का विरोध किया था, समर्थन किया था, विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो क्या किया था उन्होंने? तो जो भारत का शिक्षित मध्य वर्ग था उन्होंने 1857 में ना ही तो विरोध किया था और ना ही समर्थन किया था, तो उन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। राइट आंसर यहाँ पर सी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अवनिंदर नाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है यथार्थवादी में, समाजवादी, पुनराजीवनवादी या फिर प्रभाववादी। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका पुनराजीवनवादी। तो इनके चित्र जो है बंगाल से रिलेटेड है। बंगाल के जो आधुनिक आधुनिक बंगाल के चित्र है वो पुनराजीवनवादी चित्र है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान
भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? जो ब्रिटिश शासन था उस समय भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ है। कारण क्या है? उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तहरीज दिया जाना। राइट आंसर क्या है? उद्योगों का अभाव। क्योंकि उस समय लोग ज्यादा कृषि पे डिपेंडेंट थे और सारा कुछ जो है यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल था वो सारा ब्रिटेन लेके जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर जो है उद्योगों की अभाव था। और ब्रिटिश यहाँ पर उद्योग लगाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भारत को एक मार्केट बना रखा था, एक बाजार के रूप में यूज किया है, वहां से चीजों को बनाकर प्रोड्यूस करके उनका जो प्रोडक्ट होता था वो यहाँ पर भारत के अंदर बेचते थे और यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा कर ले जाते थे। रॉ मटेरियल सस्ते दाम पर ले जाते थे भारत से और जो है प्रोडक्ट है वो महंगे दाम पर भारत के अंदर बेचते थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी कौन सी फिल्म थी? या फिर क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा जाएगा, भारत में पहली बोलने वाली या बोलती फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर क्या है? आलम आरा। इसको कथा फिल्म या फिर टॉकी फिल्म भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है। और यही अगर कोई वनडे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम का, जैसे कोई एसआई का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का एग्जाम रहता है, तो उसमें पूछा जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, याद रखेंगे। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अगर फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन यहाँ पर चार दे रखे हैं, लॉर्ड मिंटो, डफरिन, एल्गिन या फिर लिट्टन। राइट आंसर क्या है? लॉर्ड लिट्टन। तो अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी नीति किसने अनुसरण किया था? लॉर्ड लिट्टन ने। तो इनका समय कहाँ याद रखिए, टाइम पीरियड 1876 से 1880 तक, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा? राइट आंसर देखिए यहाँ पर, लॉर्ड हेस्टिंग। सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग है, 1813 से 1823 तक। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ये सही नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था, ये बिल्कुल सही है। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेख का नाम विजय तेंदुलकर था। दोबारा से पढ़ लीजिए इसको। घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर था, बिल्कुल ठीक है। और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर, उर्दू रंगमंच फारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था, ये भी ठीक है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है। नवीन चंद्र दास लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था, तो ये बिल्कुल भी बंगाल के अकाल पर आधारित नहीं था, तो याद रखेंगे आप इसको, ये इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। और पीसीएस में ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपको इनमें से किसी दो का भी पता है तो भी आप आंसर बड़ी आसानी से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। और यूपीएससी में तो ये क्वेश्चन आप जानते ही हैं कि यूपीएससी तो ये क्वेश्चन पूछता है, उनके फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होके या फिर इन क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है, जब आप स्टूडेंट घबरा जाता है या फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ नहीं पाता एक या दो बार, तब गलती होने के काफी चांसेस होते हैं यहाँ पर। चलिए, सूची वन पुस्तकें दे रखी है और सूची दो लेखक दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, श्री रविंद्रनाथ ने, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर विनायक दामोदर सावरकर। तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने लिखी? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट है लाइफ डिवाइन, और यहाँ पर है साधना। ये दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकों को आप देख लीजिए। लाइफ डिवाइन किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर या फिर श्री अरविंद ने। और साधना, तो साधना लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और लाइफ डिवाइन श्री अरविंद ने।
तो आप देख लीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ए का 4 हो गया यहाँ पर, ये सही है, बी का 3, सी टू और D4, तो राइट आंसर है ए। तो इस तरह से आप ये आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। तो ये घटनाओं को आपने क्या करना है, सही कालानुक्रम, इनको बस सही जो इनके काल, जब ये घटनाएं हुई थी तो किस किस समय पे कौन कौन सी घटना हुई थी, ये आपको याद रखना है और उसको काल के हिसाब से, उसको टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पर बताना है। सिपाही विद्रोह 1857 में, बड़ी आसानी से याद रखेंगे। यहाँ पर 1857 है, दक्कन दंगे 1875 में, ये दो चीजें आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। सिपाही विद्रोह 1857 और दक्कन के दंगे 1875 में, दो चीजें सबसे पहले याद करोगे। संथाल विद्रोह 1855 और नील विद्रोह 1859-60 के अराउंड था यहाँ पर, तो कई बार 1860 लिखा हुआ मिल सकता है आपको, याद रखेंगे यहाँ पर 55 संथाल विद्रोह सबसे पहले, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। सॉरी, यहाँ पर राइट आंसर सी नहीं है, राइट आंसर है डी, क्योंकि यहाँ पर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मैं इसकी वजह से गलती करके यहाँ पर, तो कई बार एग्जाम में भी यही गलती हो जाती है, याद रखेंगे यहाँ पर 2413, 2413, तो ये याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी। नील विद्रोह 1859-60, दक्कन दंगे 1875, संथाल विद्रोह 1855, सिपाही विद्रोह 1857। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, वर्ष और घटना। ये वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं और इस तरफ यहाँ पर घटनाएं दे रखी हैं। 1775, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रथम अंगल ब्रह्मा युद्ध, तो कब हुआ था ये, तो 1824 में हुआ था पहला अंगल ब्रह्मा युद्ध, 1824 से 1826, और याडबू की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम अफगान युद्ध, ये है प्रथम अफगान युद्ध, ये कब हुआ था, 1838 में, याद रखेंगे, अफगान युद्ध 1838 में हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध, तो 1775 में पहला अंगल मराठा युद्ध, 1775 से 82 तक चला था, और उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, याद रखेंगे, क्योंकि वो 1775 से 82 तक ये युद्ध चला था, वॉरेन हेस्टिंग थे। और नेक्स्ट है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है 1780, द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक, जिसके अंदर की हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, कब हुई थी, 1782 में। द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध में 1782 के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और उस समय भी बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ही था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है प्रथम अंगल मराठा युद्ध के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भी वॉरेन हेस्टिंग थे। और हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, तो द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है या फिर क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है कि क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, तो गलती होने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। ये इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या है, इस बार पढ़ी हमने, आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 याडबू की संधि के साथ खत्म हुआ था, और यहाँ पर प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1838 के अंदर, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय, या फिर कर्जन के समय। तो राइट आंसर क्या है, डलहौजी के समय। आपने सुना होगा डलहौजी की व्यापक नीति थी, तो व्यापक नीति के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। उन्होंने इसके अंतर्गत झांसी, सतारा, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, इन सभी को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया था, और सबसे बाद में जो है अवध को कुशासन के कारण यहाँ पर मिला लिया गया था। और अवध की जो है बेगम थी, उनके साथ वॉरेन हेस्टिंग ने बदतमीजी की थी और काफी मिसबिहेव किया था। इस वजह से इन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई गई थी, ब्रिटेन के अंदर जाकर इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, और 7 साल बाद इनको यहाँ पर जो है 7 साल बाद इनको यहाँ पर निर्दोष पाया गया और इनको फिर फ्री कर दिया गया। राइट आंसर ये डलहौजी रहेगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक गलत है, तो ये 4 ऑप्शंस है, इनमें से कोई एक गलत है, याद रखिए कौन सा गलत है, देखते हैं।
गोवा को 1987 में, यहाँ पर एक गलत बताना है, गोवा को 1987 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, याद रखेंगे। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, दीव जो है खंबात की खाड़ी में, ठीक है। दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। तो ये भी यहाँ पर सही है। और जो आंसर है क्वेश्चन का वो यहाँ पर कौन सा बच गया, डी। तो ये हमारा आंसर है, ये गलत है, यहाँ पर याद रखिए। दादरा और नगर हवेली 1954 ईस्वी तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, याद रखेंगे। तो वो 1954 तक नहीं, वो 1900, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अंडर थे, फ्रांसीसियों के अंडर नहीं, पुर्तगालियों के अंडर थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या फिर टीपू सुल्तान? तो कौन सा शासक था जिसने अ, जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की और इजिप्ट के अंदर अपने दूतावास बनवाए थे, और उन्होंने जैकोबियन दल की, जो जैकोबियन क्लब था, उसकी सदस्यता ग्रहण की थी, और श्रीरंगपट्टनम के अंदर स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टीपू सुल्तान के बारे में। इन्होंने जैकोबियन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी, और स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पर लगाया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? श्री रंगपट्टनम में। और टीपू जो है तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर हार गया था, और चौथे युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी, चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1799 में हुआ था। उस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। और क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, जिस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई उस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेस्ली थे, याद रखेंगे, वेलेस्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत की प्रथम टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी, भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चान, भारत की प्रथम बीमाकृत फिल्म ताल, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री मीना कुमारी। तो ये पहले तीन ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, सुमिलित नहीं है, वो है यहाँ पर डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर, चीर स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? तो इस चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, कई बार क्वेश्चन पहली बार में समझ नहीं भी आता। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहारों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टे जारी नहीं किए थे, इसका कारण क्या था? तत्कालिक कारण पूछा गया है। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या फिर खेतीहारों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो यहाँ पर जो है पट्टा जारी करने का कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए वहां पर जारी नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। अब आपको पता आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1835 में नहीं हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों का आपात प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना यहाँ पर की थी। यहाँ पर पूछा गया कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 3 और 4। इसका सही उत्तर है डी। ये पहले दो कथन यहाँ पर गलत हैं। गलत क्यों है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं 1875 के अंदर की थी दयानंद सरस्वती जी ने। और लाला लाजपत राय ने कभी विरोध नहीं किया था, यहाँ पर क्या लिखा गया, विरोध किया था, लेकिन लाला लाजपत राय ने समाज सुधारकों का कार्यक्रमों का कभी विरोध नहीं किया था। तो ये याद रखेंगे आप यहाँ पर। तो आर्य समाज के जो आग्रह था उन्होंने विरोध नहीं किया था, और 1875 के अंदर इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो ये दो यहाँ पर गलत है और बाकी दो सही हैं, तो इसमें सही पूछे गए थे।
निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यहाँ पर अनुवाद किया था है, करवाया नहीं पूछा गया। कई बार करवाया गया पूछेगा तो फिर अलग आंसर रहेगा, लेकिन यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जॉन मार्शल। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है चार्ल्स विल्सन ने सबसे पहले जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर किया था। कब किया गया था? 1778 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग थे गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से एक सन ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो किन लोगों ने की थी? द डेक्कन एसोसिएशन ने, द इंडियन एसोसिएशन ने, द मद्रास महाजन सभा ने या फिर द पूना सार्वजनिक सभा ने। तो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जो याचिका प्रस्तुत की गई थी, तो वो किन लोगों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो वो द पूना सार्वजनिक सभा के लोगों के द्वारा की गई थी, जिसके की जो मेंबर थे एमजी रानाडे और जीवी जोशी थे। तो ये दो याद रखेंगे, द पूना सार्वजनिक सभा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पीसेस में, और यूपीएससी में भी ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी या फिर टिपरा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर है खासी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर क्या देखे हैं? सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर भारत की उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम दे रखे हैं और यहाँ पर प्रावधान दे रखे हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है वो देखते हैं पहले हम। यहाँ पर बताना है कौन से यहाँ पर ठीक है, मैच द फॉलोइंग का ये आंसर है। चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1853 और यहाँ पर जो है पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था? 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, याद रखेंगे आप इसको। चलिए, राइट आंसर इसका ए है। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी काम भारत के अंदर चल रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया था। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया, ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, वो किस एक्ट के तहत की गई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या हुआ था? तो भारत में कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1813 के से भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया था, दूसरी कंपनियां भी भारत के अंदर व्यापार कर सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था सबसे पहले। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधी सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। और एक्ट ऑफ 1858 शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो शासन का अधिकार था पहले हम इंडिया पर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये शासन कर रही थी, ये यहाँ पर राज कर रही थी, अब क्राउन के पास चला गया राज, अब क्राउन राज कर रहा है। तो ये किस एक्ट के तहत हुआ? एक्ट ऑफ 1858 के तहत। काफी इंपॉर्टेंट है ये चारों एक्ट आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। आपको ये पॉलिटी की बुक में मिल जाएंगे, हिस्ट्री के बुक में मिल जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए। और भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लेक्चर सीरीज में बता रखी है, नहीं देखी लेक्चर सीरीज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस ना मिले तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर। जनरल स्टडीज के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे काफी लेक्चर्स, काफी इंपॉर्टेंट है, और जनरल स्टडीज में आपको सारी चीजें कवर करवाई गई हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्याचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा
वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया था। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से एक अधिनियम के सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। तो ये किसके द्वारा प्रदान किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। राइट आंसर क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत यहाँ पर जो है चेंज किया गया, मंत्रिमंडल की नींव रखी गई थी। भारत में उपनिवेशी काल में विटली आयोग, ये विटली आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ा हो तो अब देख लीजिए विटली आयोग के बारे में। तो विटली आयोग जो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना था। विटली आयोग का क्या काम था? जो श्रमिकों की उस समय की मौजूदा कंडीशंस थी उनको प्रस्तुत करना था। विटली आयोग कब आया था? 1931 में। कुछ 4-5 आयोग दे दिए जाएंगे, योजना आयोग, नीति आयोग और आयोग दे दी जाएंगे, तो आपसे पूछेगा इनको कालानुक्रम सजाइए। तो विटली आयोग कब आया था? 1931 में। क्या काम था? श्रमिकों की उस समय की जो परिस्थितियां थी उस पे प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना था इनका काम। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन पढ़ते हैं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए पुर्तगालियों ने 1510 के अंदर जो बीजापुर का शासक था उससे गोवा को छीन लिया था, जीत लिया था बीजापुर के शासक से। तो 1510 में है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया, तो पहला ही कथन सही नहीं है। बाकी अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के अंदर मछलीपट्टनम में लगाया था, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। अंग्रेजी कंपनी ने पूर्वी भारत के अंदर उड़ीसा में लगाया था पहला कारखाना, ये भी राइट आंसर है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर गलत कथन बताना था, वो ये था। इसमें क्या गलती है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। भारतीयों में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था? तो यहाँ पर फ्रांसीसियों के बारे में पूछा गया है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है सबसे लास्ट में भारत के अंदर कौन सी यूरोपीय शक्ति आई थी? तो फ्रांसीसी लोग आए थे सबसे लास्ट में। और यहाँ पर पूछा गया है भारत में सबसे जो है पहला कारखाना फ्रांसीसी ने कहाँ पर लगाया था? तो राइट आंसर क्या है? सूरत के अंदर, याद रखेंगे। 1668 में यहाँ पर जो है पहला कारखाना लगाया था। और आए कब थे फ्रांसीसी? 1664 के अंदर आए थे, सबसे लास्ट में आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 1854 के वुड विज्ञप्ति, जो वुड का डिस्पैच था, एजुकेशन से रिलेटेड था। अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो इसमें देखिए देसी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है ये। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना, तो ये भी यहाँ पर इसका राइट आंसर नहीं है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना, तो ये भी गलत है। परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिजीवी का प्रवेश करवाना, तो राइट आंसर क्या है? वुड डिस्पैच का काम था परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना, ये इसका यहाँ पर राइट आंसर था। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम 2003 तक पहुंचे हैं, ये हम आगे आगे चलकर 2020 तक ले जाएंगे। ये पहला पार्ट था वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके बाद आपको जो है पॉलिटी के क्वेश्चन, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट था, फिर मेडिवल हिस्ट्री, और इसके अलावा आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, आपको सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवाए जाएंगे। तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। और कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगे कि सर इसका आंसर गलत है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए विद प्रूफ कि हाँ सर ये इसका प्रूफ है कि आपका आंसर गलत है। तो प्लीज प्रूफ के साथ आंसर को गलत डिक्लेयर करना। कई बार स्टूडेंट कह देते हैं कि सर इसका आंसर ये गलत लग रहा है एक अलग है। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिकेशन सोर्स है, कोई ऐसा है सोर्स जिस पे आप भरोसा कर सकते हो, फिर नीचे कमेंट कर देना कि सर ये आपका आंसर हमें गलत लग रहा है, तो ये आंसर आप इसको ठीक करो। तो फिर मैं करेक्शन करके कमेंट बॉक्स में
जो है कमेंट पिनअप कर दूंगा। कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स। यहाँ पर काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, उसको प्रिपेयर करने में, सारा डाटा तैयार करने में। तो आप वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आपको जो है कुछ फायदा मिला उस वीडियो से, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां भी आप शेयर कर सको शेयर कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है studymasterofficial.com, वहां से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो कुछ दिनों बाद आपको नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।